गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सॉल्यूशन का ये 15 वीडियो है। 13 वीडियो से हम पढ़ रहे थे। जो इसके पहले वाले 2 वीडियो थे वहाँ से मैंने दो वीडियो पहले स्टार्ट किया था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। सॉल्यूशन की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सीधी बात है कि वह प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की जो कि उसके अंदर क्या मिला है उस पर डिपेंड ना करे, जो मिलाया है सॉल्यूट आपने उसकी क्वांटिटी पर डिपेंड करे। और ऐसी ही प्रॉपर्टी में 2 प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं। पहला था रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और सेकंड वाला पढ़ा था हमने एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। आज हम पढ़ने वाले हैं तीसरा जो इसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक अवनमन के बारे में। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपका करेंगे हम फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। फ्रीजिंग पॉइंट एफ, जिसको जनरली हम मेल्टिंग पॉइंट भी कह सकते हैं। दोनों एक ही टेम्परेचर होगा, फ्रीजिंग हो चाहे मेल्टिंग हो। तो यहां पर फ्रीजिंग प्रोसेस क्या है, एक लिक्विड है जो कि इसमें बदल रहा है सॉलिड। फ्रीजिंग प्रोसेस क्या है, जहां पर एक लिक्विड इसमें बदल जाता है सॉलिड में, या कोई सॉलिड है वो आपका किसमें बदल रहा है लिक्विड में। तो यहां पर 2 चीजें इक्विलिब्रियम में होती है, यानी कि लिक्विड और सॉलिड दोनों क्या है यहां पर इक्विलिब्रियम में। तो वह टेम्परेचर जहां पर किसी सब्सटेंस की लिक्विड फेज और सॉलिड फेज दोनों इक्विलिब्रियम में हो जाती है, उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। या दूसरी तरीके से लिक्विड की वेपर प्रेशर और सॉलिड की वेपर प्रेशर, दोनों का वेपर प्रेशर जब सेम हो जाए तो उस कांस्टेंट टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट। यानी कि किसी भी सब्सटेंस के लिए वह टेम्परेचर जहां पर उसकी लिक्विड फेज और सॉलिड फेज दोनों इक्विलिब्रियम में हो, या उसकी लिक्विड की वेपर प्रेशर और सॉलिड की वेपर प्रेशर क्या हो जाए इक्वल हो जाती है, तो उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं फ्रीजिंग या मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड बिकम इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, इट्स कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कहा जाएगा। ठीक है। अब फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट, तो फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस आएगा। तो जनरली आपको पता है कि एक प्योर सॉल्वेंट जो होता है उसकी वेपरेशन की रेट जो होती है वो ज़्यादा होती है किसके बजाय, सॉल्यूशन के बजाय। जब किसी सॉल्वेंट में आप अनआयनाइज और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को जब आप मिला देते हैं तो वहां पर उसकी वेपरेशन की रेट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लगातार हम पढ़ते आ रहे हैं इस चीज को। तो वेपरेशन की रेट कम हो जाती है। तो जब एक सॉल्वेंट है ये लिक्विड फॉर्म में है और दूसरा जो आपका है सॉल्यूशन है जिसमें आपने क्या किया है सॉल्यूट को मिलाया है, और वह सॉल्यूट क्या है नॉन वोलेटाइल है। ठीक है। प्लस अनआयनाइज होना चाहिए, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर आयोनाइज हो जाता है तो उसके अंदर है ना जो भी आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं उसकी क्वांटिटी क्या हो जाती है बढ़ जाएगी। तो 2 कंडीशन ये राउल नेम की लिमिटेशंस है। वापस बता दूं 3-4 लिमिटेशंस होती है। डिकम्पोज नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा डिकम्पोज के अलावा क्या बताया था, वह नॉन वोलेटाइल हो, और तीसरी चीज और क्या बताई थी, वह बहुत ही लिस्ट क्या होना चाहिए वहां पर सोल्यूबल होना चाहिए। तभी आप राउल्ट के रूल से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के आधार पर मॉलिक्यूलर मास को डिटरमाइन कर पाएंगे। तो यहां पर जब आप मिलाते हैं तो देखा गया है प्रायोगिक रूप से कि सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है उससे सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो हमेशा कम आता है। यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट के टेम्परेचर जो होता है उसमें कमी आ जाती है। जैसे अगर 0 डिग्री पर कोई फ्रीज हो रहा है तो ये -4 डिग्री पर जाकर क्या होगा आपका फ्रीज होगा। एग्जाम्पल के लिए सॉल्यूशन का 0 डिग्री है तो सॉल्वेंट का, तो सॉल्यूशन किस पर जाएगा आपका -4 पर जा रहा है। तो 0 से -4 में आपके 4 डिग्री सेंटीग्रेड का क्या हो रहा है डिप्रेशन आ रहा है। तो इसी को हम क्या कहेंगे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, किसी सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से उसमें जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिला दिया जाए तो फ्रीजिंग पॉइंट में होने वाली कमी को हम क्या कहते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाएगा। ठीक है ना। अब माना कि सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट मैं क्या मान लूं
टी नॉट एफ और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या मान लेते हैं अपन, टी एफ। तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट का क्या होगा, ज्यादा होगा और सॉल्यूशन का क्या होगा, आपका कम आएगा। तो इन दोनों के डिफरेंस को हम क्या कहेंगे, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको हम क्या कह सकते हैं, डेल्टा टी एफ। ओके, तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस टी एफ, यानी कि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि जो कमी आएगी सॉल्यूशन बनाने पर, वह जितना तापमान कम हो जाएगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट का टेम्परेचर, उतना ही उसका क्या माना जाएगा, डिप्रेशन माना जाएगा। हो गया। आप इस पहले तो फ्रीजिंग पॉइंट की आपकी जो डेफिनेशन है इसको उतार लें और उसके बाद आपका ये फॉर्मूला लिख लें कि डेल्टा टी एफ बराबर क्या होता है, टी नॉट एफ माइनस टी एफ होगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट आ गया समझ में और फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन समझ में आ गया। अब देखें रिलेशन बिटवीन द डेल्टा टी एफ यानी कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और डेल्टा पी लोअरिंग प्रेशर और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप होगा। इसके लिए वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर के बीच में क्या करते हैं अपन, एक ग्राफ नोट करते हैं। एक एक्सिस पर मैंने क्या लिया है, वेपर प्रेशर, और दूसरे एक्सिस पे क्या लिया है, टेम्परेचर। ओके, हम ग्राफ किसके लिए नोट कर रहे हैं, एक तो प्योर सॉल्वेंट के लिए और दूसरा किसके लिए, सॉल्यूशन के लिए। तो चलो सबसे पहले अपन सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच के रिलेशनशिप को देखते हैं ग्राफिकली। तो आपको पता है कि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है ये तो क्या होगा, कम होगा, और सॉल्वेंट का क्या होगा, अधिक होगा, मैक्सिमम होगा, ज्यादा होगा। माना कि सॉल्वेंट का जो आपका वेपर प्रेशर मैंने इस टेम्परेचर पर लिया है, ये आपका, अब आप इसको हीट करेंगे तो जैसे जैसे गर्म करेंगे वैसे वैसे क्या होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। ठीक, अब चूंकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या है, कम है, तो इसी टेम्परेचर पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना हो गया, ये आ गया, और इस जगह पर आप जब इसको देखेंगे तो इसका ग्राफ क्या होगा, ये हो जाएगा। यहां पर कौन सी फेज है आपकी, लिक्विड फेज, किसकी है, ये सॉल्वेंट की, और ये नीचे वाला ग्राफ किसके लिए है, ये भी लिक्विड पे है, और किसके लिए है, सॉल्यूशन के लिए। ठीक है ना। अब यदि आप टेम्परेचर को और कम करते हैं, इधर टेम्परेचर को कम किया, तो टेम्परेचर को कम करने पर वेपर प्रेशर इसका कम हो जाएगा। जैसे जैसे आप टेम्परेचर कम करोगे वैसे वैसे वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और इधर आप इसका टेम्परेचर वापस करोगे तो ये यहां से मिलेगा। अब इस जगह पर क्या है, सॉलिड फॉर्म है, और यहां से ये आपका लिक्विड फॉर्म चल रहा है, इस जगह पर आपका क्या जाएगा, इसका सॉलिड फॉर्म है। यानी कि जब आपका टेम्परेचर इस बिंदु पर आकर इस जगह पर इसकी वेपर प्रेशर लिक्विड की और सॉलिड की वेपर प्रेशर क्या होगी, इक्वल होगी, तो ये इसका क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट का क्या कहलाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट टी नॉट एफ, और सॉल्यूशन के लिए इस जगह पर आपका क्या होगा, वेपर प्रेशर लिक्विड फेज और सॉलिड फेज के लिए क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, ये आपका क्या कहलाएगा, टीएफ कहलाएगा। और सॉल्वेंट से सॉल्यूशन के अंदर जो फ्रीजिंग पॉइंट में जो डिप्रेशन आया है वो आपका ये हो जाएगा डेल्टा टी एफ। ओके, अब यहां पर क्या है, डेल्टा टी एफ जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, डेल्टा पी के। डेल्टा टी एफ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा, डेल्टा पी के, क्योंकि जो आपका लोअरिंग प्रेशर होगा जितना ज्यादा, उतना ही ज्यादा उसका क्या होगा, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट आएगा। क्लियर है। ये ग्राफिकली या प्रैक्टिकली रूप से जो आप देखते हैं तो रिलेशनशिप ये आता है कि डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी होगा। क्लियर। और अब आपको पता है कि डेल्टा पी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू था, एक्स बी के। एक्स बी का मतलब क्या हो गया,
सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन है, यानी कि आपके सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को रिलेटेड किया जा सकता है। तो तीनों के बीच में जो रिलेशनशिप आया कि डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी और डेल्टा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, डेल्टा टी एफ है ना, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा एक्स बी के, सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा। क्लियर है? इस ग्राफ को आप क्या करें, उतार लें, ठीक है, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लें इसकी। अब डेल्टा टी एफ के आधार पर अपन उसके अंदर जो सॉल्यूट को मिलाया है उसका मॉलिक्यूलर मास किस तरह से निकाल सकते हैं। तो डिटरमिनेशन ऑफ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट बाय डेल्टा टी एफ, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के बेस पर। तो डेल्टा टी एफ अभी हमने देखा कि इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी के, देखा ना। अब डेल्टा टी एफ को इक्वल करने के लिए मैंने कांस्टेंट लगा दिया एक्स बी, बिल्कुल वैसा का वैसे ही जैसा कि आपका एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट था, सेम वही प्रोसेस आपको करना है। तो यहां पर एक्स बी और एक्स बी बराबर आपको पता है क्या होता है, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। ठीक, ये ध्यान रखें, ए यहां पर किसके लिए काम में लिया जा रहा है, सॉल्वेंट के लिए, और बी किसके लिए काम में लिया जा रहा है, सॉल्यूट के लिए। तो एन ए और एन बी क्या हो गया, सॉल्यूट की मोल नंबर हो गई, और ए सॉल्वेंट का मोल नंबर हो गया। तो यहां पर आपका ये, और इसको हम लिख सकते हैं एक्स बी इक्वल एन बी अपॉन एन ए। कब, जैसा कि वहां बताया था कि सॉल्यूट जो है बहुत ही कम डिसॉल्व है, तो ऐसी स्थिति में जो आपका एन ए है ये बहुत ज्यादा है किससे, एन बी से। तो एन ए प्लस एन बी को हम क्या कर सकते हैं, एन ए मान सकते हैं, इसको नेगलेक्ट किया जा सकता है। अब ये वैल्यू अगर आप यहाँ रखें तो डेल्टा टी एफ इक्वल क्या हो जाएगा, के एन बी अपॉन एन ए, और डेल्टा टी एफ इक्वल हो जाएगा के एन बी वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, इसका सॉल्यूट का। अब Na का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा Wa अपॉन Ma, ऊपर ले लूंगा इसको, तो ये हो जाएगा Ma अपॉन Wa। ओके, और ये सॉल्वेंट का वेट है और ये नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के हैं। तो 1 kg सॉल्वेंट के अंदर प्रेजेंट नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या मोल्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मोललता, मोलिलिटी। तो M इक्वल टू क्या होता है, WB अपॉन MB इंटू WA। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा TF इक्वल K डॉट MA इंटू M। ठीक, और K डॉट MA सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर मास, इन दोनों कांस्टेंट को मिलाते हैं तो एक नया कांस्टेंट आ जाता है KF। इस KF को क्या कहेंगे, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ओके, तो अब इसको क्या लिखा जा सकता है, डेल्टा TF इक्वल KF N। ये आपका रिलेशनशिप हो गया किसके साथ, मोलिलिटी के साथ, और मोलिलिटी क्या है आपकी, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन हो गया। क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब KF इसको आप उतार लें, ओके, मिटा दो इसको। चलो, तो ये था आपका डेल्टा TF इक्वल KF N। KF मैंने बताया ये क्या है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है या मोलर अवनमन स्थिरांक, या जिसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहा जाता है।
अब Kf की वैल्यू कैसे निकाली जाती है? तो Kf जनरली किस पर डिपेंड करता है? केवल मात्र सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है। इसका सॉल्यूट से कोई रिश्ता नहीं या कोई लेना देना नहीं होता है, केवल सॉल्वेंट पर डिपेंड करेगा। और थर्मोडायनेमिक्स के आधार पर Kf की जो वैल्यू दी गई है, Kf इक्वल टू m a r t f स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एच फ्यूजन। Kf क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है, जिसको मोलर डिफ्लेशन कांस्टेंट कहा जाएगा। Ma सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर मास है, R गैस कांस्टेंट है, Tf सॉल्वेंट का क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है, इंटू 1000 इंटू डेल्टा एच फ्यूजन, यानी कि ये गलन उष्मा है, एंथैल्पी, गलन एंथैल्पी। ठीक है, जिसको कि गुप्त उष्मा कहा जाता है कि जब कोई प्रोसेस लिक्विड से सॉलिड या सॉलिड से लिक्विड में जाता है तो उस समय जो उष्मा परिवर्तन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, डेल्टा एच फ्यूजन कहा जाता है। इससे अपन क्या निकालेंगे, Kf की वैल्यू निकाली जा सकती है। ठीक है, और R का मान वही आपका 8.314 रखा जाएगा। क्लियर है? तो ये आपका क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट का मान यहाँ रखा जा सकता है। अब मोलर मास कैसे निकाला जा सकता है? तो इसके लिए डेल्टा Tf इक्वल Kf m मोलिनिटी है, तो मोलिनिटी के लिए क्या है, एक मिनट में यहां लिख दो उसको, डेल्टा Tf इक्वल Kf। अब देखें मोलिनिटी के लिए क्या होता है, मोलिनिटी बराबर है Wb अपॉन Mb, ये तो हो गया आपके किसके, सॉल्यूट के मोल। क्लियर है? इनटू W A वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000/1, m का मान यहाँ रख दूं मैं इस जगह पे, तो ये हो जाएगा Wb अपॉन Mb इंटू WA इंटू 1000/1। ओके, और Mb आपको ज्ञात करना है, तो Mb इक्वल क्या हो जाएगा, Mb ऊपर ले लूं मैं, तो Kf इंटू WB इंटू 1000 अपॉन डेल्टा Tf इंटू WA। ये आपका सोल्यूट जो नॉन वोलेटाइल है उसका मोलिकुलर मास आएगा। वापस देख लें, ये तो आपको जो निकालना है मोलिकुलर मास वो है। Kf क्या है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है, जो आपको न्यूमेरिकल में वैसे दे दिया जाता है, नहीं दिया जाएगा तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। इस आधार पर आपको Kf निकालना होगा। तो Kf क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट का मान होगा, Wb क्या होगा, जो सोल्यूट आपने मिलाया है उसकी कितना आपने वेट लिया है, तो वो Wb हो जाएगा। डेल्टा Tf क्या होगा, सॉल्यूशन और सॉल्वेंट के बीच में जो डिप्रेशन आया है फ्रीजिंग पॉइंट का, वो वैल्यू लिखी जाएगी। और Wa यहाँ पर क्या है, सॉल्वेंट का वेट है कि आपने कितना सॉल्वेंट लिया है। ओके, इससे आप क्या निकाल सकते हैं, डिप्रेशन के आधार पर, डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट के आधार पर सॉल्यूट का मोलिकुलर मास ज्ञात किया जा सकता है। आ गया भाई समझ में? चलो इसको उतारो, हाँ नोट कर लो। चलो भाई, अब लोअर वेपर प्रेशर के आधार पर मोलिकुलर मास को डिटरमिनेशन करना हमने सीख लिया है। ठीक है, अब अपन कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, आपकी बुक का एक क्वेश्चन मैंने लिया है यहाँ पर, 25.6 ग्राम सल्फर डिजोल्व इन 1 kg नेफ्थलीन, है ना। 25.6 ग्राम को इसमें बोला गया है 1 kg नेफ्थलीन के अंदर डिजोल्व किया गया है। तो वहां पर डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट जो आया है 0.68 केल्विन है। ठीक, आपको क्या ज्ञात करना है, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सल्फर। सल्फर का आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। इसके लिए क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट जो आपको दे रखा है 6.8 केल्विन केजी मोल इनवर्स। ओके, अब आपको पता है, अभी हमने निकाला कि Tf इक्वल टू क्या आया था, KFm, यही था। और मोलिनिटी का मान हमने याद रखा और इससे हमने क्या निकाला, मोलिकुलर मास का फॉर्मूला। तो Mb बराबर आ जाता है Kf अपॉन डेल्टा Tf, Wb अपॉन Wa। ओके, अब सबसे पहली चीज
के एफ वहां पर आपको जो जरूरत है वो दे रखा है 6.8 के जी मोल इनवर्स मिल गए। डेल्टा टी एफ आपको दिया गया है कितना है 0.68 केल्विन। ओके, डब्ल्यू बी क्या हो गया सोल्यूट का वेट कितना दे रखा सोल्यूट का वेट 25.6 ग्राम। ओके, और डब्ल्यू ए क्या दिया गया है आपको 1 kg यानी कि 1000 ग्राम। तो अप्रोक्सीमेट आपको सारी वैल्यू यहाँ पर मिल गई है। ठीक, अब इस वैल्यू को याद रख लेते हैं अपन। तो एम बी इक्वल क्या हो जाएगा के एफ 6.8 डेल्टा टी एफ 0.68 इंटू डब्ल्यू बी 25.6 डब्ल्यू ए 1000 इंटू 1000/1। ओके, आसान है। अब इसको आप सोल्व कर ले 1000 से 1000 आपका कट जाएगा। ठीक, और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 256 ग्राम हो जाएगा ना। इजी 68 यहाँ पे क्रॉस कट ही रहे हैं 25.6 1000 से 1000 कट गया है। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका जो एम बी आएगा यानी कि सॉल्यूट का मोलिकुलर मास आएगा वो कितना हो जाएगा 256 ग्राम। तो ये तो आ गया आपका इसका जो सॉल्यूट मिला है उसका मोलिकुलर वेट। अब आपको क्या निकालना है मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना है। तो आपको पता है कि टोटल मोलिकुलर वेट में अगर आप जिस सल्फर का आप मोलिकुलर इसका जो आपका एटॉमिक मास है उसका अगर डिवाइड करते हैं तो नंबर ऑफ सल्फर एटम आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा सल्फर का एटॉमिक वेट क्या है 32 और टोटल वेट क्या है आपका मोलिकुलर वेट क्या है यहाँ पर। तो नंबर ऑफ सल्फर एटम कितना हो जाएगा 256/32। अब आप इसको क्रॉस करके काट लें 32 तो ये हो जाएगा आपका 8 यानी कि सल्फर कितने हैं 8 है तो S इंटू 8 तो मोलिकुलर फॉर्मूला क्या हो गया SA। ये आपका आंसर है। आगे समझ में आपको सारी वैल्यू दे रखी थी एम बी निकाला तो टोटल आपका सॉल्यूट का एम बी जो है वो कितना है आपका 256। अब 256 टोटल उसका है तो अब उसमें कुल सल्फर कितने होंगे तो एक सल्फर कितने का होता है 32 का तो कुल सल्फर कितने होंगे 8 सल्फर। तो फॉर्मूला क्या मिल गया आपको SA। ठीक है, आप इसको काट लें। अगला क्वेश्चन है 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल डिसॉल्व इन 600 ग्राम वाटर। 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल को डिसॉल्व किया गया है 600 ग्राम वाटर के अंदर। आपको यहाँ पर निकालना है डिप्रेशन ऑफ एफपी और सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या होगा और इसके लिए आपको KF दिया गया है। KF की वैल्यू दे रखी है 1.6 है 1.86 केल्विन kg मोल इनवर्स ये आपको दिया गया है। ओके, कैलकुलेट क्या करना है आपको डेल्टा TF डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और एक आपको क्या निकालना है फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। तो डेल्टा TF इक्वल आप हमेशा क्या करें उस पूरे फॉर्मूला को दिमाग में ना रखें। चल सिंपल सी चीज है ठीक है कि ये किसके बराबर हो जाता है KFM और मोलिबिलिटी का फॉर्मूला वापस रख लें तो डेल्टा TF इक्वल हो जाएगा KF इंटू WB अपॉन MB 1000/MA। ठीक है ना भाई, ये मोलिबिलिटी हो गई आपकी नंबर ऑफ मोल्स और सॉल्वेंट का क्या हो गया यहाँ पर सॉरी WA सॉल्वेंट का वेट ये आपके सॉल्यूट की मोल्स हो गए और इंटू 1000 केवल ये वैल्यू रखनी है आपको। अब यहाँ पर आपको क्या क्या दिया गया है
तो KF दे रखा है 1.86 केल्विन kg वॉल्यूम बस, ठीक है भाई। WB कितना दे रखा है 45 ग्राम, ओके। MB के लिए देखा है एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल। फॉर्मूला क्या होता है एथिलीन ग्लाइकोल का, ये जरूर आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ये हो गया आपका एथिलीन ग्लाइकोल, ठीक। अब आप इसका क्या करें, मॉलिक्यूलर वेट निकाल लें। तो नंबर ऑफ कार्बन कितने 2, तो ये तो हो गए 2 × 12 प्लस हाइड्रोजन कितने हो गए 2 2 2 2 6, तो 1 × 6 प्लस ऑक्सीजन कितने हो गए 2, तो 2 × 16। अब इन सबको सम कर लें, 62 ग्राम। MB जो है यहाँ पर एथिलीन ग्लाइकोल है, तो एथिलीन ग्लाइकोल का यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 62 आ जाएगा, हो गया। और अब आपका क्या बच रहा है WA, तो WA आपको कितना दिया गया है 600 ग्राम। आगे भी सारी वैल्यू, ठीक है। आपको निकालना है क्या है डिफरेंशियल ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, तो डेल्टा TF इक्वल टू क्या होता है KFM, KF का मान दे रखा है, M मोलिडिटी रखा, तो मोलिडिटी क्या होती है 1 kg सॉल्वेंट के अंदर सॉलिड के मोल कितने हैं, तो मोल हो जाएगा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ओके। ये फॉर्मूला आपका कई बार आ चुका है, सारी वैल्यू यहाँ पर आपको क्या कर रखी है दी जा रखी है। तो ऐसी स्थिति के अंदर केवल एथिलीन ग्लाइकोल का आपको निकालना पड़ेगा। तो एथिलीन ग्लाइकोल का जो फॉर्मूला होता है वो एथिलीन ग्लाइकोल का हो जाएगा CH2 CH2OH, और इसके आधार पर आपने जब इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाला तो कितना हो गया आपका 62। अब ये वैल्यू वहां रख देते हैं, तो डेल्टा TF इक्वल 1.86 इंटू WB कितना है 45, MB कितना है आपका 62 इंटू 1000 और 600। चलो सॉल्व कर लो इसको, ठीक है ना भाई, इसको सॉल्व करो। क्या वैल्यू सारी रख दी मैंने, अब आपको केवल क्या करना है इसको सॉल्व करना है। तो ये आ जाता है 2.2 केल्विन। तो ये क्या आ गया आपका डेल्टा TF। तो ये आपका पहले का आंसर आ गया, ए का आंसर है। एक आंसर क्या हो गया आपका डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट 2.2 केल्विन, यानी कि जब आप 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल को 600 ग्राम वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं तो वाटर का जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट है कितना होता है वाटर का 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 273.15 केल्विन। वहां से घटकर कितना कम हो जाता है 2.2 कम हो जाता है। तो अब आपसे पूछा गया सेकंड कि सॉल्यूशन का FP क्या होगा, तो सेकंड का आंसर हो जाएगा FP ऑफ सॉल्यूशन की। तो आपको पता है कि डेल्टा TF इक्वल क्या हो जाता है, किसका ज्यादा होता है किसका कम होता है, ध्यान है सॉल्यूशन का क्या होगा कम होगा और सॉल्वेंट का क्या होगा ज्यादा। तो ये क्या हो जाएगा TF। आपको क्या निकालना है सॉल्यूशन को, तो इसको निकालेंगे इधर, तो TF इक्वल T0F माइनस डेल्टा TF। अब वैल्यू रख दें, तो T0F सॉल्वेंट का क्या है यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट है, तो सॉल्वेंट कौन है वाटर है, और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 273.15 केल्विन सेंटीग्रेड में 0। तो ये हो जाएगा 273.15 माइनस 2.2, बस इसको माइनस कर लें, टू 70.95 केल्विन। ये आपका सेकंड आंसर हो गया। चलो उतारो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, तो तीसरा क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, MP ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन इज 100.21 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना, और कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। आपको बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है, ओके बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है। हाँ बॉइलिंग पॉइंट कितना है सॉल्यूशन का 100
और एक्वस, पहली चीज क्या ध्यान रखें, एक्वस सॉल्यूशन है यानी कि वाटर के अंदर बनाया गया है, तो एक्वस सॉल्यूशन है और जिसका बॉइलिंग पॉइंट कितना आ रहा है 100.21 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको कैलकुलेट करना है इसी सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है। ठीक, यहां पर आपको दोनों कांस्टेंट की वैल्यू देगी, केएफ और केडी की दी गई है। अब आपको पता है कि डेल्टा टीबी और डेल्टा टीएफ ये हो जाता है केबी एम और ये हो जाता है केएफ एम। ठीक है ना भाई, अगर आप एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से चले तो एलिवेशन कितना होगा, डेल्टा टीबी इक्वल टू होता है केबीएम और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, डेल्टा टीएफ बराबर केएफ एम होता है। ओके, या आप इसको डेल्टा टीबी अपॉन डेल्टा टीएफ लिखे तो एम से एम तो कट गया, तो क्या बचा आपका केबी अपॉन केएफ। आपको क्या ज्ञात करना है, डेल्टा टीएफ यही ज्ञात करना ना, डेल्टा टीएफ ज्ञात करना है। ओके, आप इसको यूं भी लिख सकते हैं वैसे कि डेल्टा टीएफ अपॉन डेल्टा टीबी, क्योंकि जो मेजर करना उसको ऊपर ले लेता हूं, बराबर हो जाएगा केएफ अपॉन केबी। अब आप वैल्यू देखें, केएफ 1.86, केबी 0.51, यूनिट वही है केजी वॉल्यूम पर्स, केजी वॉल्यूम पर्स, ये दो वैल्यू तो आपको मिलेंगी। अब आपको क्या चाहिए, डेल्टा टीएफ आपको ज्ञात करना है, फ्रीजिंग पॉइंट ज्ञात करना है ना, तो पहले अपन डिप्रेशन ज्ञात करेंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट है, तो ये आपका डेल्टा टीएफ ज्ञात करेंगे और फिर डेल्टा टीबी, तो डेल्टा टीबी आपका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कितना है, तो डेल्टा टीबी इक्वल क्या हो जाता है, टीबी माइनस टी नॉट डी। टीबी कितना है, दे रखा है बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर 100.21 और वाटर का कितना होता है पता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये कितना हो गया आपका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कितना जाएगा आपका 0.21। अब ये वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो ये हो गया डेल्टा टी एफ अपॉन 0.21 इक्वल के एफ 1.86 और के बी 0.51 कंप्लीट, और डेल्टा टी एफ इक्वल हो जाएगा 1.86 अब 1.51 इंटू 0.21। सॉल्व करो इसको, सॉल्व कर लो फटाफट। हाँ भाई, क्या है, हाँ 0.766 केल्विन। ठीक है, आप यहाँ पर भी इसको अगर केल्विन लेते तो वही होता है 273.21 आ जाता है, यहाँ पर 273 पॉइंट यहाँ पर माइनस जाता है, वो प्लस करते हो तो आपका जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू तो वही आएगी। ओके, अब आपको क्या निकालना है, एफ पी निकालना है, तो डेल्टा टी एफ इक्वल क्या हो जाता है टी नॉट एफ माइनस टी एफ और टी एफ याद करना है तो टी नॉट एफ माइनस डेल्टा टी एफ। और अब आपका टी नॉट एफ कितना होता है 273.15 वाटर के लिए फ्रीजिंग पॉइंट और माइनस 0.766। ओके, ये आपका क्या हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी इसकी, तो ये आ रहा है 272.256 के आसपास, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर आ गया। उतार लो इसको, तो ये जनरली मैंने आपके जो एनसीईआरटी की बुक है उसके जितने भी आपके न्यूमेरिकल होते हैं जो मेन न्यूमेरिकल है, तो दो तरीके सभी के अंदर आपको क्या मिला, सारी वैल्यू उसने दे रखी है और केवल आपको उसका क्या करना है, उसके फॉर्मूले वैल्यू रखनी है। और मैंने कहा ना फॉर्मूला ये भी आप ध्यान देंगे, पूरे फॉर्मूले को ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, आप क्या इतना ध्यान रखें कि डेल्टा टी बी या डेल्टा टी एल सिमिलर होते हैं, वो किसके लाइनरी प्रोपोर्शनल तो होते हैं वोलेटिलिटी के, और क्रायोस्फीयर जो कांस्टेंट होते हैं वहां पर के बी और के एफ होगा। ओके,